शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। आज दो एडिटोरियल के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। पहला जो एडिटोरियल है वो मराठा आरक्षण, मतलब हम मराठा जाति को ओबीसी में शामिल करने से रिलेटेड जो आंदोलन अभी चल रहे हैं उसको लेकर के ये न्यूज़ डिस्कशन करने वाले हैं। आरक्षण की हम जब भी बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, उसको देखना ज़रूरी है। आरक्षण की जो सीमा है 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 50% को यदि आप क्रॉस करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार क्या काम किया है, हाई कोर्ट ने क्या काम किया है, इसको रद्द कर दिया इस रिजर्वेशन को। पता चला आप 23% किसी को दे रहे हैं, 10% किसी को दे रहे हैं, ठीक है, फिर आपने और दे दिए 20-25%। इस प्रकार से यदि आप इस लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं तो ये जो रिजर्वेशन है वो मान्य नहीं रहेगा। 50% की लिमिट को हमको ध्यान रखना है, लेकिन बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो अभी भी 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन देने का काम कर रहे हैं। जब हम ओबीसी रिजर्वेशन की बात करें तो इसकी हिस्ट्री को थोड़ा सा देख लेते हैं। ओबीसी आरक्षण की जो यात्रा रही थी 1953 में कालेलकर आयोग की स्थापना के साथ में शुरू हुई थी, जिसने नेशनल लेवल पर एससी और एसटी से अलग पिछड़ा वर्गों को मान्यता देने के लिए अपनी बात रखी थी। साल 1980 में मंडल आयोग की रिपोर्ट आती है। इसमें ओबीसी आबादी 52% होने का अनुमान लगाया गया था और 1257 समुदायों को पिछड़े वर्ग के रूप में पहचाना गया था। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी इनकी आबादी है। भारत की जनसंख्या का 50% बताया जा रहा है। ओबीसी की जो आबादी है वो 52% रही है। अब ये लोग भी पिछड़े हुए हैं तो डिमांड करते हैं कि भाई हम लोग पिछड़े हुए हैं तो हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए ताकि हम भी अदर लोगों की तरह थोड़ा सा फ़ायदा उठा सकें। इसलिए बहुत सारे समुदाय ऐसे हैं वो बोलते हैं हमें ओबीसी में शामिल किया जाए। जैसे कि मराठा कम्युनिटी के बारे में यदि हम देखें तो एडिटोरियल जब आप देखेंगे तो इसमें बताया जा रहा है कि मराठा कम्युनिटी अभी हाल फिलहाल में कौन कौन से काम धंधे में लगी हुई हैं, हिस्ट्री कैसी रही है, पहले इन्होंने कितना लाभ उठाया है, समाज में ये कितना ऊपर हैं, इसका भी यहाँ पर उल्लेख किया जाता है। इसमें बोला जा रहा है यदि हमें असमानता को दूर करना है तो जो मौजूदा कोटा है, पहले हम SC ST को देते थे, इसको बढ़ा करके 22.5 से 49.5% करने का सुझाव दिया था और इसमें ओबीसी को शामिल कर दिए हैं। इसलिए जो आरक्षण है 22 से कितना हो गया है, 49 हो गया है। इसके बाद केंद्र सरकार ने आर्टिकल 16(4) के अंतर्गत ओबीसी के लिए केंद्रीय सिविल सेवा में 27% सीटें रिजर्व करते हुए आरक्षण की नीति लागू कर दी थी। कब की बात है ये? आर्टिकल 16(4) के अंतर्गत ये रिजर्वेशन दिया गया था। ये जो नीति रही थी आर्टिकल 15(4) के अंतर्गत केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में भी लागू करी गई कि यदि आप कहीं शैक्षणिक संस्थान में, बड़ी बड़ी संस्थान में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। अब 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इंटरवेंशन किया। उन्होंने कहा कि ये लाभ सबसे वंचित लोगों तक पहुँचना चाहिए और केंद्र सरकार को ओबीसी के बीच क्रीमी लेयर, मतलब उन्नत वर्गों को आरक्षण नीति के लाभ से बाहर करने का निर्देश दिया था। उन्होंने बोला कि ओबीसी में सब लोग एक से नहीं हैं। ओबीसी में जो लोग ज़्यादा अच्छे पायदान पर हैं, ज़्यादा ऊंचे पायदान पर हैं, समाज में अच्छे हैं, आर्थिक रूप से अच्छे हैं, इनको आरक्षण से बाहर किया जाए, जिसको हमने क्रीमी लेयर का यहाँ पर फैक्ट देखे हैं। इसके बाद 2018 में 102वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ था। इसके माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो 2018 में NCBC की स्थापना होती है। तो अब ये क्या है, एक वैधानिक निकाय के रूप में काम कर रही है। पिछली जो स्थिति थी उससे कहीं मजबूत स्थिति अब इस संस्थान को बना दिया गया है। इसका मतलब ये है अब ये पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनके हितों की रक्षा करेगी, इसको ज़्यादा पावर अब मिल गई है।
अब देखा जाए इस प्रकार से रिजर्वेशन की जो डिमांड है वो तेज़ी के साथ में उठती जा रही है। यहाँ तक कि सरकार को चेतावनी भी दी गई है कि यदि आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो इसके लिए हम एक बहुत ज़ोरदार आंदोलन करने वाले हैं, इसलिए आप हमारी डिमांड को पूरा करिए। न्यूज़ में हाल फिलहाल में देखा जाए आज के समय में मराठा लोग अपने आप को मोबिलाइज कर रहे हैं कि हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए हायर एजुकेशन में। हायर एजुकेशन बड़ी बड़ी डिग्री यदि आप लेना चाहते हैं, बी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं या फिर कुछ और भी बड़ी डिग्री मान लीजिए, यहाँ पर सोच रहे हैं ये लोग कि हमें हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए मराठा सख्त तौर पर रिजर्वेशन चाहते हैं, कानूनी तौर पर इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। 2016 से ही आप देखेंगे इन्होंने मास डिमॉन्स्ट्रेशन चालू कर दिया था, व्यापक पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे सन 2016 से ही। और यहाँ पर ये नोट करने वाली बात ये है 1953 से लेकर के 2008 तक 3 नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन एंड 3 मराठा स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था मराठा डिमांड को कि आपको हम इंक्लूड करेंगे ओबीसी में। तो 3 जो संस्थाएं बनाई गई हैं इन्होंने क्या काम किया है, मराठा कम्युनिटी को ओबीसी में शामिल करने से मना कर दिया है। लेकिन यहाँ पर हमें ये समझना है कि पिछले 2 दशक में, पिछले 20 साल में ऐसा किस प्रकार से चेंजेस आया है जिसके चलते चलते कंपेल्ड वर्ड यूज़ किया गया, जिसका मतलब होता है मजबूर करना। मराठा लोगों को कौन सी चीज़ मजबूर कर रही है कि वो अपने आप में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, मैसिव रैलीज निकाल रहे हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे जो इलेक्टेड मराठा रिप्रेजेंटेटिव है रिजर्वेशन के क्वेश्चन को लेकर के इसके घर को इन्होंने जला दिया है। इसके साथ ही साथ जो स्कॉलर्स लोग हैं इन्होंने क्या काम किया है, कुछ रीज़न बताए। एग्रेरियन क्राइसिस, असर्शन ऑफ ओबीसीज इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़। आज के समय में ओबीसी की रूरल और अर्बन लोकल बॉडी में दावेदारी किस प्रकार से है। एग्रेरियन क्राइसिस के बारे में भी यहाँ पर बोला जा रहा है, कृषि से रिलेटेड क्राइसिस, उसमें भी थोड़े से ये लोग पिछड़ रहे हैं। तो सोच रहे हैं कि हम इस मामले में अब कैसे दूसरे कमिटी के साथ में बराबरी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़रूरत है कि हमें इंटर लीकेज करना चाहिए, ठीक है, अर्बन एंड रूरल क्राइसिस को। तो अर्बन और रूरल क्राइसिस जो वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पर, उसके बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। अर्बन क्राइसिस के बारे में बात करें तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि शहरी मराठा लोग फेस कर रहे हैं या फिर अदर लोग भी फेस कर रहे हैं। अर्बन क्राइसिस मतलब ये है कि शहर में जॉब की कमी जा रही है, तो जॉब की कमी मराठा लोगों को भी रहेगी, अन्य समुदाय के लोग को भी रहने वाली है। यदि हम 1990 के दशक के बाद की बात करें तो लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, इसके साथ साथ में अदर जो एस्टेब्लिशमेंट है अर्बन एरियाज़ में, यहाँ से जॉब धीरे धीरे करके गायब होने लगी है। ये जो संस्थाएं बनाई गई थी इन्होंने प्रोवाइड किया था जॉब इंडिविजुअल्स को विथ लिटिल और नो एजुकेशन और वर्नाकुलर डिग्रीज। यहाँ पर आप देखेंगे जो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है उस समय में उन लोगों को भी नौकरी मिल जाती थी, ज़्यादा पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी उस समय में। यहाँ पर यदि आप जॉब कर रहे हैं इसका मतलब ये है आपको सैलरी अच्छी मिलेगी, आपको हेल्थ केयर बेनिफिट मिलेगा एंड इसके साथ ही साथ में सोशल सिक्योरिटी प्रोविज़न भी आपको मिल जाएंगे। इससे भी ज़्यादा देखा जाए वर्कर कुड ऑर्गेनाइज अंडर ट्रेड यूनियन के अंतर्गत आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर दीजिए और यूनियन के माध्यम से आप अपनी डिमांड रख सकते हैं। कंपनी आपकी बात नहीं मानती है तो आप हड़ताल में जा सकते हैं। इस प्रकार से इंडस्ट्रियल एंड पॉलिटिकल एक्शंस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इस प्रकार की जो इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी यहाँ पर मराठा लोगों ने यूज़ किया था उनके सोशली सुपीरियर प्रोमिनेंटली को, ठीक है,
सोशली सामाजिक तौर पर ये लोग शुरू से ही सुपीरियर हुआ करते थे। तो ऐसे वाले मामलों में ये क्या काम किए हैं, थोड़ा सा आगे रहे हैं। इनको हम कह सकते हैं कि ये डोमिनेंट रहे हैं कास्ट पोजीशन के हिसाब से, एंड लार्जर शेयर ऑफ जॉब भी इनके पास में गया। अब 1990 के दशक से यदि देखा जाए, ये इस प्रकार की जो कंपनी हैं या तो बंद हो रही हैं, प्राइवेटाइजेशन कर दिया जा रहा है, मर्ज कर दिया जा रहा है। कुल मिलाकर के जॉब की कमी यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है। कितना रिजर्वेशन इन लोगों को मिला है एंड जॉब का पैटर्न किस प्रकार से है, तो यदि हम बात करें गवर्नमेंट वाले सेक्टर में, तो मराठा ऑक्यूपाई करते हैं 29% ऑफ ओपन कैटेगरी जॉब। ओपन कैटेगरी जॉब में 29% की हिस्सेदारी इनकी है। वहीं यदि हम मंत्रालय की बात करें, स्टेट सेक्रेटरीट में मराठा की जो भागीदारी है वो 37% से भी ज़्यादा है ओपन कैटेगरी जॉब में। साथ ही साथ में मराठा का जो शेयर है 15.52% है। आईएएस में 27.8% है आईपीएस में, और आईएफएस वाले सेक्टर में 17.97, मतलब रिजर्वेशन में अच्छा खासा हिस्सेदारी इनकी रही है। पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं, साथ ही साथ में जॉब की बात करते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए, जब से इकोनॉमी को लिबरलाइजेशन किया गया है, उदारीकरण किया गया है, आप देखते हैं सरकारी क्षेत्र में जॉब की कमी आ गई है। सरकारी क्षेत्र में यदि जॉब बढ़ भी रहे हैं तो वो ठेकेदारी सेक्टर में बढ़ रही हैं। लोग ठेकेदारी में काम करने जा रहे हैं 8,000 10,000 रुपये में। प्राइवेट सेक्टर में कंपनियां खुली हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की भी यही हाल है। कंपनियां परमानेंट वर्कर बहुत कम रखती हैं, प्राइवेट ठेकेदारी से काम वो ज़्यादा से ज़्यादा चलाती हैं। वहीं यदि हम टोटल सिक्योर्ड जॉब्स की बात करें नेशनल वाइड, राष्ट्रव्यापी हिसाब से, तो ये मात्र 3.5% हैं गवर्नमेंट सेक्टर में और 2 सेक्टर रही हैं प्राइवेट फॉर्मल सेक्टर में। इसके साथ ही साथ में जो कॉन्ट्रेक्चुअल गवर्नमेंट जॉब है, इसमें इंक्रीज़ देखने को मिला है। 0.7 मिलियन 2004-05 में हुआ करता था, ये बढ़ कर के 15.9 मिलियन हो गया 2017-18 में। इसलिए बोलते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल जो जॉब है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं आज के समय में। इसका मतलब ये हो गया है सरकारी जॉब कम हो रही है, तो जो मराठा कम्युनिटीज़ है इनका जो जॉब में रिप्रेजेंटेशन है वो कम हो रहा है और इनको ज़्यादा कंपटीशन को फेस करना पड़ रहा है। इसलिए ये लोग सोच रहे हैं कि हमें भी SC ST OBC की तरह रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसके साथ ही साथ यदि हम बात करें, जो स्टेट आउंड एंड स्टेट फंडेड स्कूल एंड कॉलेजेस हैं, यहाँ पर भी जो जॉब है उनकी कमी जा रही है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर स्कूल टीचर एंड कॉलेज लेक्चरर्स को हायर किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। इसके बाद आगे का जो परिवर्तन हम देख रहे हैं बेरोजगारी के सेक्टर में, रोजगार के सेक्टर में, तो जो स्टेट आउंड हैं, कुछ स्कूल ऐसे हैं जो कि स्टेट फंडे हैं, ऐसे स्कूल जिनको राज्य सरकार सहायता देती है। कुछ कॉलेजेस भी ऐसे हैं। यहाँ पर किस प्रकार से जॉब में चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। आगे देखा जाए, हमको स्टेट आउंड एंड स्टेट फंडेड स्कूल हो चाहे वो कॉलेजेस हो, फर्दर मोर मतलब इसके अलावा यहाँ पर भी आपको जॉब में कमी देखने को मिलती है। जाहिर सी बात है, जब भी प्राइवेट सेक्टर की बात आ जाती है तो कोई भी प्राइवेट सेक्टर, कोई भी प्राइवेट कंपनी कम में ज़्यादा देखती है, कम पैसा खर्च करे और ज़्यादा मुनाफा कमाए। बहुत सारे जो केसेस हमको ऐसे देखने को मिले हैं जहाँ पर स्कूल टीचर और जो कॉलेज के लेक्चरर्स हैं इनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हायर किया जाता है। जैसे कि उनको पीरियड के हिसाब से पैसा दे रहे हैं, 1 पीरियड लोगे तो इतना देंगे, 2 पीरियड का इतना देंगे। इस प्रकार से उनकी जो मंथली सैलरी है और जो अन्य सिक्योरिटी रहती हैं जॉब से रिलेटेड, वो सारी सुविधाएं उनको नहीं मिल रही हैं। आगे जो परिवर्तन देखते हैं हम वो इनफॉर्मल सेक्टर में है। इनफॉर्मल सेक्टर में भी बहुत सारे लोग अभी काम में लगे हुए हैं। जैसे अदर सोशल ग्रुप होते हैं, ठीक वैसे ही मराठा के जो युवा हैं उन्होंने इनफॉर्मल सेक्टर में जाना अब
चुन लिया है, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर रहे हैं, कुरियर बॉय के रूप में काम कर रहे हैं, या फिर कुछ कुछ और जॉब में भी लगे हुए हैं, जैसे कि आप हाउसकीपिंग वगैरह का काम देख सकते हैं, जिसको हम हाउसकीपिंग का काम बोल रहे हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब की बात करें, ठीक है, जिसको ठेकेदारी की व्यवस्था बोलते हैं। और इस प्रकार से देखा जाए, ऐसे व्यक्ति जिनके पास में बेटर एजुकेशन है, आज के समय में ऐसे लोग कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में काम कर रहे हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब की बात करें प्राइवेट सेक्टर में, ये धीरे धीरे करके बढ़ते जा रही। 3.6 मिलियन पहले लोग मतलब 3.6 मिलियन कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब प्रोवाइड करी गई थी 2004-05 के दौरान में। ये बढ़ कर के डबल हो गई है 7.1 मिलियन 2017-18 के दौरान में। वहीं ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र का परिदृश्य कैसा चल रहा है, और मराठा कम्युनिटी रूरल सेक्टर में किस प्रकार से आज के समय में क्राइसिस का सामना कर रही है, और वो सोच रहे हैं कि हम भी अन्य समुदाय के बराबर अपने आप को ऊपर उठाएं, इसके लिए ही वो रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। रूरल क्राइसिस की यदि हम बात करें तो रूरल क्राइसिस यहाँ पर राइटर का कहना है, यदि कोई वर्कर फैक्ट्री के क्लोज होने पर गांव वापस आ गया है, एंड द इनेबिलिटी ऑफ रूरल यूथ टू माइग्रेट टू अर्बन एरियाज फॉर बेटर पेड एम्प्लॉयमेंट, इसमें दो कंडीशन उन्होंने रखा है। बाहर कोई व्यक्ति कमाने के लिए गया है, लेकिन वो फैक्ट्री बंद हो गई है, इसलिए उसको गांव आना पड़ा है। अब वहाँ के जो युवा लोग हैं, उनको शहर में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं, वो शहर नहीं जा पा रहे हैं कमाई करने के लिए। इस कंडीशन को रूरल क्राइसिस बोला जाता है। ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए, यदि कोई व्यक्ति अच्छा खासा इनकम वाला ठीक है, अर्बन में इनकम कर रहा है, ये चीज़ यदि प्रोवाइड करी जा रही किसी इंडिविजुअल को, ये काफ़ी नेसेसरी फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाता है उसकी फैमिली मेम्बर्स के लिए गांव में। यदि गांव का एक मेंबर कमाने के लिए गया है शहर में, और उसको यदि अच्छा खासा शहर में पैसा मिल रहा है, तो वो अपने फैमिली को भी सपोर्ट देता है, और इसका असर उसके खेती में भी दिखता है कि खेत में आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, खेती बाड़ी आपकी अच्छी होगी। वहीं यदि हम मराठास के केस की बात करें, इसने आगे देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रेंथन किया है उनकी ऑलरेडी सुपीरियर पोजीशन को, डोमिनेंट पोजीशन को विलेजेस में। पहले से ही ये सामाजिक तौर पर मजबूत रहे हैं, और यदि कोई बाहर कमाने के लिए गया है तो उनकी जो सामाजिक स्थिति है और भी ज़्यादा मजबूत होते गई है। उस समय में जब फैक्ट्री रनिंग में थी, देयर वाज ए पैटर्न ऑफ वर्कर रिटायरिंग इन द विलेजेस एंड मेल ऑफस्प्रिंग टेकिंग ओवर एम्प्लॉयमेंट इन द सिटी। लेकिन क्या हो रहा है आज के समय में, ये जो प्रोसेस चल रही है, ये प्रोसेस में हाल्ट आ गया है, रुकावट आ गई है। अच्छा खासा आपको मिल रहा है पैसा, आप शहर में ही रिटायर हो गए और गांव जा कर के रहने लगे। कौन कौन से चेंजेस को वो आज के समय में फेस कर रहे हैं, यदि हम रूरल एरियाज़ के यूथ की बात करें, जो कि अपने आप को कह रहे हैं हम इनफॉर्मल सेक्टर में लगे हुए हैं, इससे भी ज़्यादा अब इनफॉर्मल सेक्टर में यदि आप काम कर रहे हैं तो आप अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। 8,000 10,000 यदि आपको मिल रहा है तो आप अपना खुद का खर्चा चलाएंगे कि घर में पैसा भेजेंगे। इसके साथ ही साथ ना उनकी कोई रिस्पेक्ट है, ना ही उतना ज़्यादा प्राइड अनुभव कर सकते हैं रूरल एरियाज़ में, क्योंकि उनका जो एम्प्लॉयमेंट है अर्बन एरियाज़ में उतना कोई ख़ास नहीं है। तो इसके लिए क्या हो गया है कि जो रूरल मराठा यूथ हैं आर सिक्योर्ड जॉब्स इन पब्लिक सेक्टर विच हैव श्रंक कंसिडरेबली। अब मराठा लोगों को क्या करना पड़ेगा, सोच रहे हैं कि हमें भाई पब्लिक सेक्टर में जॉब चाहिए, और इसके लिए हमें रिजर्वेशन की ज़रूरत है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में भी जॉब बहुत ज़्यादा कम होते गई हैं। एजुकेशन सेक्टर की यदि हम बात करें, आज के समय में हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन की डिमांड उठाई जा रही है मराठास के द्वारा। जैसे कि अदर सोशल ग्रुप हैं,
ठीक उसी प्रकार से इन लोगों की जो एस्पायरेशंस है उसमें इंक्रीज देखने को मिली है कि हायर एजुकेशन में हम थोड़ा सा आगे बढ़ें। इस प्रकार से देखा जाए, जिस प्रकार से नौकरी कम हो रही है, ठीक उसी प्रकार से सरकारी जो संस्थाएं हैं वहाँ पर जो सीट है वो भी कमी देखने को मिलती है। 2019 के हिसाब से देखा जाए, टोटल कॉलेजेस में से 64.3% प्राइवेट सेक्टर में है, अनएडेड है, एंड 13.5% जो हैं प्राइवेट में है एंड एडेड, एंड मेयरली 22.2% वर मैनेज्ड एंड रन बाय द गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर का आप कंडीशन देख लीजिए। 2019 के हिसाब से यहाँ पर डेटा प्रस्तुत किया गया है कि 64% जो कॉलेज हैं वो प्राइवेट हैं और अनएडेड हैं, एंड 13.5% ऐसे हैं जो कि प्राइवेट एंड एडेड की कैटेगरी में आते हैं, और मात्र 22.5% ऐसे हैं जिनको सरकार सपोर्ट देती है या फिर सरकारी हैं। यशपाल कमेटी ने नोट डाउन किया था कि जो प्राइवेट संस्थाएं हैं ये लोग काफ़ी ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट फीस चार्ज करते हैं। एग्जॉर्बिटेंट मतलब अत्यधिक फीस लेते हैं, एंड हैव इलीगल कैपिटेशन फीस फॉर ऑल कोर्सेस। और कुल मिलाकर के देखा जाए सब कोर्स के लिए इलीगल तरीके से ये फीस की वसूली करते हैं। तो कुल मिलाकर के अब ये जो मराठास लोग हैं जिनके पास में पैसा की कमी है, ये सीधे सीधे पब्लिक इंस्टीट्यूशन की तरफ देख रहे हैं कि भाई हमारा बच्चे की एडमिशन वहाँ पर हो जाए। इससे क्या होगा, आपको जो है ओपन कैटेगरी सीट में कम कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा। क्राइसिस ऑफ डोमिनेंस की यदि हम बात करें, अर्बन एंड रूरल के क्राइसिस के बारे में हम देख चुके हैं। इसके चलते चलते मराठास के बीच में जो डोमिनेंस का क्राइसिस है वो हमको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ में ये जो चीज़ है वो एग्रीवेटेड हो गई है, बढ़ गई है कास्ट हायरार्की के नॉर्म्स के हिसाब से देखें, चाहे वो एजुकेशनल हो, इकोनॉमिक मोबिलिटी हो, क्योंकि जो छोटे मोटे सेक्शन हैं, दलित लोग हैं, आज के समय में इनसे कहीं ज़्यादा ऊपर उठने लगे हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं जहाँ पर इकोनॉमिक पॉलिटिकल एसर्शन की बात करें, ओबीसीज की दावेदारी की बात करें, इसने थोड़ी सी चिंता पैदा कर दी है और यही चीज़ मराठा के बीच में प्रोटेस्ट कर रही है। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये भारत की मैरीटाइम बाउंड्री, न केवल ये भारत की मैरीटाइम बाउंड्री से रिलेटेड है, इसकी साथ ही साथ में देखा जाए ये वाला जो एडिटोरियल है अन्य कंट्री की मैरीटाइम बाउंड्री से भी रिलेटेड है। जब भी हम बात करते हैं मैरीटाइम बाउंड्री की तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ये भारत का साउथ वाला हिस्सा है, इसको फिर से हम बनाते हैं। इस प्रकार से यदि भारत की टेढ़ी मेढ़ी बाउंड्री है ना, तो इसको क्या काम करते हैं, यहाँ से ऐसे करके एक बेस लाइन खींच करके मिला देते हैं। अब जितनी भी डिस्टेंस आप यहाँ से कवर करने वाले हैं वो इसी बेस लाइन से हम करते हैं, ठीक है। ये जो उभार वाली रेखाएं हैं, भारत की जो सीमाएं हैं, उसको हमने मिला दिए हैं एक सीधी रेखा में, इसको हमने बेस लाइन बोल दिए हैं, ये है बेस लाइन। अब यहाँ से यदि आप 12 नॉटिकल मील जाते हैं तो इस एरिया को टेरिटोरियल सी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, टेरिटोरियल सी बोलेंगे। इसके बाद यदि आप और 12 मीटर चले गए, ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है कॉन्टिजियस जोन में कहला जाएगा। और यदि आप यहाँ से और भी ज़्यादा 200 नॉटिकल मील तक चले जाते हैं तो ये वाला जो एरिया होता है 200 नॉटिकल मील वाला, ये एरिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहला जाता है। यहाँ पर अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ को अलाउ किया जा रहा है, इसको हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने इनलैंड वाटर की बात करी है, तो जब यदि हम भारत का इस प्रकार से मैप बनाएं और इसको थोड़ा सा हम और टेढ़ा मेढ़ा बना देते हैं, इस प्रकार से ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है,
यहाँ से आपने बेस लाइन ऐसे करके खींच दिए हैं, ये बेस लाइन है, ठीक है। तो ये वाली जो आप बेस लाइन देख रहे हैं, ये बेस लाइन, यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है इस पानी को हम बोलते हैं इनलैंड वाटर। इसके बाद टेरिटोरियल से की बात करें, यहाँ से यदि आप 12 सेंटीमीटर 12 नॉटिकल मील दूर चले जाएं, इस लाइन से 12 नॉटिकल मील चले जाएं दूर, तो ये एरिया होता है टेरिटोरियल सी। इसके बाद यहाँ से आप 12 और चले जाइए, ये हो गया 24 नॉटिकल मील, इसको बोलते हैं कॉन्टिजियस जोन। इसके और भी आगे यदि आप जाते हैं, यहाँ से टोटल 200 नॉटिकल मील चले जाएंगे, तो ये वाला जो एरिया होता है ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहला जाता है। और ये जो है दो कंट्री के बीच में 400 नॉटिकल मील से कम होना चाहिए। 250 शब्दों में जो हमें निबंध लिखना है या फिर समरी जो लिखना है, व्याख्या करना है, उसके लिए एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि यदि हम एक कोलैबोरेटिव स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, कोलैबोरेटिव का मतलब होता है हम ऐसी स्ट्रेटजी बना रहे हैं जो कि सहयोग के माध्यम से काम होगा। तो ये जो कोलैबोरेटिव स्ट्रेटजी को आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो ये काफ़ी चैलेंजिंग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट रहेगी कि जो मैरीटाइम की बहुत सारी जो संस्थाएं बनाई गई हैं, एजेंसी बनाई गई हैं, वो इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा दें, शेयर करें इंटेलिजेंस को, एंड एग्री हो जाएं रीजनल रूल बेस ऑर्डर में, तब जाकर के आप कोलैबोरेटिव स्ट्रेटजी ला सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज के समय में देखा जाए, मैरीटाइम सिक्योरिटी के मामले में बहुत सारे खतरे पैदा होते जा रहे हैं, जैसे कि कहीं कोई जहाज़ जा रहा है, जहाज़ डूब गया, जहाज़ के साथ एक्सीडेंट हो गया, जहाज़ की लूटमार कर ली जा रही है। इस प्रकार की घटनाएं मैरीटाइम सिक्योरिटी में हमको देखने को मिलता है। दूसरे किस्म का जो खतरा ये है, आप इधर वाले एरिया से नहीं घुस सकते हैं, यहाँ पर आप मछली नहीं पकड़ सकते हैं, यहाँ पर मछली पकड़ने का जो अधिकार है केवल हमारा है। इस प्रकार के चैलेंजेस भी आज के टाइम में पैदा हो रहे हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के। आज के समय में आप देखते हैं ग्रे जोन वारफेयर है, लैंड अटैक मिसाइल हमको देखने को मिल रहे हैं, साथ ही साथ में कॉम्बैट ड्रोन बढ़ते जा रहे हैं। इसी के साथ साथ में समस्या आ रही है मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के, इसलिए मैरीटाइम सिक्योरिटी के मामले में भी लोग थोड़ा सा आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आज के समय में देखा जाए, अनकन्वेंशनल सिक्योरिटी थ्रेट हमको देखने को मिल रहा है समुद्री वाले एरिया में, जैसे कि इलीगल फिशिंग हो रही है, नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं, मैरीटाइम पॉल्यूशन हो रहा है, ह्यूमन एंड ड्रग ट्रैफिकिंग समुद्र के माध्यम से हो रही है, क्लाइमेट चेंज का असर पड़ रहा है। इन सारी चीज़ को आप खाली मिलिट्री माध्यमों से आप निपट नहीं सकते हैं। आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, आपके पास कैपिटल होना चाहिए, रिसोर्सेस होना चाहिए, साथ ही साथ में स्पेशलाइज पर्सन्स की ज़रूरत है, तब जाकर के आप आपकी जो सिक्योरिटी नीड है उसको पूरा कर सकते हैं। इंडिया की बात करें, इंडिया किस मामले में कितना आगे बढ़ रहा है। G20 की प्रेसिडेंसी जब तक चलती रही, इंडिया ने जोर दिया था कि जो ग्लोबल साउथ वाला एरिया है वो कुछ सॉल्यूशन लेकर के आए मैरीटाइम डोमेन को लेकर के। इसके बावजूद भी यहाँ पर किसी भी प्रकार का फंक्शनिंग टेम्पलेट हमें देखने को नहीं मिला था, जिसके माध्यम से नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स जो समुद्र में है उससे आप लड़ाई लड़ सकें। इसके साथ ही साथ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं समुद्र तटी वाले एरिया में, अभी भी वो रियलाइज़ लोगों ने नहीं किए हैं। इसलिए जो एशिया है, अफ्रीका है, साउदर्न पैसिफिक एरिया है, इस एरिया को इग्नोर किया जा रहा है डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा। साथ ही साथ में आप देखते हैं इस मामले में एकदम जीरो के जैसा कंपटीशन है पावरफुल नेशंस के बीच में, और भी कुछ चिंताएं हैं। सिक्योरिटी का जो एजेंडा है इसको बोला जा रहा है कि ये काफ़ी इंटरकनेक्टेड है।
नेशनल हो, एनवायरमेंटल हो, इकोनॉमिक हो, ह्यूमन सिक्योरिटी का गोल हो। साथ ही साथ में यदि हम क्रॉस जुरिडिक्शनल लिंकेज की बात करें, इस प्रकार के ये जो डाइवर्स एरिया हैं ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हैं मैनेज करने के मामले में। ग्लोबल साउथ एंड मैरीटाइम प्रॉब्लम्स की हम बात कर रहे हैं तो पार्टिकुलरली साउथ वाले जो एरिया हैं वो समुद्र की बाउंड्री से ज़्यादा लगे हुए हैं, समुद्र वाले एरिया में लोकेटेड हैं, इसलिए ग्लोबल साउथ के बारे में ज़्यादा बोला जाता है। अब कुछ समुद्र तटीय समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। समुद्र के लेवल बढ़ने से उसके किनारे में जो रहने वाले लोग हैं, बिल्डिंगें हैं, जो कुछ भी हैं, वो पानी की चपेटने में आ जाती हैं। पानी के प्रकोप को वो झेल नहीं पाती। अब ऐसे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह रिलोकेट करने की समस्या पैदा हो जाती है। मैरीटाइम पॉल्यूशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं। इन्होंने बहुत ख़तरनाक तरीके से इम्पैक्ट डाला है लेस डेवलप्ड स्टेट्स में, और इनकी जो कंडीशन है और भी ज़्यादा कमज़ोर बन गई है। एशिया और अफ्रीका के समुद्र तटीय जो देश हैं, यहाँ पर अनइक्वल लॉ इन्फोर्समेंट कैपेबिलिटीज़ हैं एंड लैक ऑफ सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है जॉइंटली, ताकि आप मैरीटाइम थ्रेट से लड़ाई लड़ सकें। बहुत सारे स्टेट हैं जिन्होंने सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दिया है एंड आर नॉट ऑलवेज विलिंग टू लिवरेज पार्टनर कैपेबिलिटीज़ टू कॉम्बैट थ्रेट सच एज पायरेसी, आर्म्ड रॉबरी एंड मैरीटाइम टेररिज्म। कोई भी नहीं चाहता है कि पायरेसी है, आर्म्ड रॉबरी है, मैरीटाइम टेररिज्म को हम बढ़ावा दें। यहाँ तक कि कुछ मैरीटाइम कोऑपरेशन में विरोध भी हमको देखने को मिला है, क्योंकि जो पार्टनर नेशंस होते हैं ना, ये किसी फॉरेन एजेंसी के ऊपर ज़्यादा निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। और ये क्या काम करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं इस प्रकार से स्टेट के साथ में, लेकिन ओनली इनफ टू एडवांस कॉमन मिनिमम सिक्योरिटी गोल। अपने काम के हिसाब से ही इन्फॉर्मेशन वो शेयर करेंगे। क्रिएटिव मॉडल की बात करी जाती है। इंडिया के मैरीटाइम विजन 2030 की बात करें तो यहाँ पर कुछ क्रिएटिव मॉडल तैयार किए गए हैं। 10 साल का जो ब्लूप्रिंट है मैरीटाइम सेक्टर में, यहाँ पर हम पोर्ट डेवलप करेंगे, शिपिंग वाला जो सेक्टर है उसको डेवलप करेंगे, एंड जो इनलैंड वाटरवेज है उसमें थोड़ा सा सुधार हम लाना चाहते हैं, जिससे ग्रोथ हो, लाइवलीहुड हमारी कंटिन्यू रहे। इसके बाद ढाका का जो इनॉग्रल रहा था ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑन इंडो पैसिफिक, यहाँ पर भी कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती, जैसे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी के लेकर के थोड़ा सा नई सोच, ये फोकस कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विस सेक्टर के ऊपर एंड प्रोटेक्शन ऑफ मैरीटाइम रिसोर्सेज, इसके ऊपर ढाका का डॉक्यूमेंट बोलता है। साथ ही साथ में अफ्रीका की यदि हम बात करें, एंड व्हाट इज़ रॉन्ग डूइंग, अफ्रीका के केस में भी हम देख रहे हैं, ठीक है। यदि हम ब्लू इकोनॉमी की बात करें एंड सिक्योर मैरीटाइम डोमेन की बात करें, तो यहाँ पर भी काफ़ी कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मैरीटाइम के सेक्टर में बोला जा रहा है, यदि मछलियाँ पकड़ी जा रही हैं तो देखिए, ये जो बॉटम थ्राउलिंग मेथड है, ठीक है, एकदम बॉटम में मछली को पकड़ा जा रहा है बॉटम से। सेकंड नंबर की जो प्रैक्टिस है आप इस प्रकार से देख रहे हैं, क्या बोला जा रहा है, इसको सीन फिशिंग बोलते हैं शायद इसको, ठीक है, सीन फिशिंग बोलते हैं। तो दोनों जो है उतना ठीक नहीं माना जाता है, ये डिस्ट्रक्टिव फिशिंग की मेथड है। तो जो फॉल्टी पॉलिसीज़ हैं जो कि इनकरेज कर रही हैं डिस्ट्रक्टिव फिशिंग मेथड को, जैसे कि बॉटम थ्राउलिंग है, सीन फिशिंग है, इन सब चीज़ों को थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है। एनवायरमेंटलिस्ट हाईलाइट कर रहे हैं 3 स्पेसिफिक एनोमलीज़ को। क्या है वो? मिसयूज़ ऑफ रिसोर्सेज, साथ ही साथ में लैक्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ बाय सिक्योरिटी एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी नियम कानून का पालन नहीं करती है, साथ ही साथ में
सब्सिडी जो दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से इंसेंटिवाइज किया जाता है स्मॉलर फिशरमैन्स को कि आप मोटराइज ट्रैवलिंग का इस्तेमाल करिए। नाव में जा रहे हैं मछली पकड़ने के लिए, उसकी जगह में उनको मोटर वाली नाव दी जा रही हैं और मोटराइज ट्रैवलिंग का यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब गलत है। अब 7 पिलर्स की बात करी जा रही है। मैरीटाइम इकोलॉजी, मैरीटाइम रिसोर्सेज, कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैरीटाइम कनेक्टिविटी। इनके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा।